नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यानी एनडीए की सरकार कह सकते हैं अब आप, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार ने एक घोषणा की है और घोषणा की है शुक्रवार को कि अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बहुत से लोगों को खुशी भी हुई है जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, इमरजेंसी का अत्याचार सहा है और जिस तरह से संविधान को कुचला गया था, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, जीने की आज़ादी छीन ली गई थी, वैसा फिर कभी न हो, ये पूरा देश चाहेगा। लेकिन आश्चर्य लोगों को थोड़ा इस बात पर हो रहा है कि इमरजेंसी के 50वें साल में इस तरह की घोषणा क्यों की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार तो पिछले 10 साल से है और इमरजेंसी तो 1975 में लागू हुई थी। इमरजेंसी के खिलाफ हालांकि 25 जून को और उसके आसपास भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भुक्तभोगी रहे हैं, उनके बड़े नेता जेल में रहे, 21 महीने 19 महीने जेल में रहे। तो सवाल ये है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला क्यों किया गया। देखिए, इसके पीछे कई लक्ष्य हैं। सबसे पहला और तात्कालिक लक्ष्य है ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को लक्ष्य किया एक झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दलों ने कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली या वो तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इसका खूब जोर शोर से प्रचार हुआ और इसका असर भी हुआ और इसका भाजपा को नुकसान भी हुआ। भाजपा उस समय संभल नहीं पाई थी, लेकिन अब संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कोई झूठ न बोल पाए, इसकी तैयारी में आज से ही भाजपा जुट गई है, उसकी सरकार जुट गई कि जिन लोगों ने दरअसल संविधान को खत्म किया, संविधान को कुचला, वो संविधान की रक्षा का जो है नारा लगा रहे हैं। ये विरोधाभास लोगों के सामने आना चाहिए। जो सर पर संविधान की प्रति रखकर चल रहे हैं, दरअसल वही जो है संविधान को कुचलने वाले हैं। जिनको रक्षक बनाया था जनता ने, जनादेश दिया था संविधान की रक्षा का, वही संविधान के भक्षक बने थे 1975 में। ये बात लोगों को बार बार याद दिलाई जानी चाहिए। बहुत से लोगों का सोचना है, इस तरह से सोचते हैं, अरे इतनी पुरानी बात फिर से कहने का क्या मतलब है। तो मतलब मुगलों का जो आक्रमण था मुसलमानों का, वो भूल जाएं। जो अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाकर रखा 200 साल, उसको भूल जाएं। देखिए, इतिहास को जो भूल जाते हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहे। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने और प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की, मेरा मानना है कि वो बड़ी अच्छी नीयत से किया गया, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं थी। उसके बाद उस मुद्दे पर जिस तरह की सामग्री आनी चाहिए थी कि वो विभीषिका क्यों है, जिन्होंने वो देखा है बहुत कम लोग रह गए हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो भुगता है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, वो पीढ़ी, उसको जब तक आप विस्तार से बताएंगे नहीं, और विस्तार से बताने का मतलब है कि बचपन से बताना। बचपन से बताने का मतलब है कि ये स्कूल के करिकुलम में शामिल होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उसमें ये शामिल होना चाहिए। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ी कमज़ोरी है इस सरकार की कि 10 साल में पाठ्यक्रम में ज़्यादातर चीज़ें वही पढ़ाई जा रही हैं जो कांग्रेस के समय आज़ादी के बाद से पढ़ाई जा रही थी। यानी जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया था, मूल रूप से अब भी मोटे तौर पर ज़्यादातर अब भी वही है। ये इस सरकार का, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी असफलता है इस मोर्चे पर। जब आप बच्चे को बचपन से ही, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, जो किताबें पढ़ता है, उसमें वो बातें बताई जाती हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं,
जो इस देश की संस्कृति के खिलाफ हैं, सभ्यता के खिलाफ हैं, तो बड़े होकर उससे अपेक्षा करेंगे कि अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश की सभ्यता पर गर्व करेगा, तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। और यही हो रहा है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की, सबसे ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन मूल मुद्दे पर लौट कर आते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों हुआ। कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वही स्थिति भाजपा और उसकी सरकार की है। संविधान के मुद्दे पर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मात खा गई, चोट खा गई। अब उस चोट पर मरहम लगाने की बजाय वो काम तो अलग तरह से होगा और हो ही रहा होगा शायद, लेकिन पलटकर जो है चोट पहुंचाने का काम। क्योंकि देखिए, ऐसे मुद्दों पर अगर आप डिफेंसिव होंगे, सफाई देने की कोशिश करेंगे, जितनी सफाई देंगे वो एक सफाई जो है वो दलदल की तरह होती है। जितना उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना उसमें धंसते जाते हैं। तो तरीका क्या है दलदल से निकलने का कि धीरे धीरे आप सतह पर आइए। सतह पर आकर छलांग लगाते हैं, कोई पेड़ की टहनी, कोई रस्सी, कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आ जाती है तो आप निकल जाते हैं। यही तरीका जो है नैरेटिव के दलदल से निकलने का है कि पलटकर आक्रमण कीजिए, कि आपका जो विरोधी है उसको डिफेंसिव पर जाना पड़े, उसको रक्षात्मक होना पड़े। अब ये मुद्दा देखिए, बीजेपी ने ये देख लिया इसका असर, उसको समझ में आ गया कि इसका इम्पैक्ट अभी भी है। क्या इम्पैक्ट है? संसद का पहला सत्र हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ। काला धब्बा बताया 1975 की इमरजेंसी को। इंदिरा गांधी की तानाशाही की बात लोकसभा अध्यक्ष ने की और इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। उस पर कांग्रेस तिलमिला गई। लेकिन कांग्रेस तिलमिला गई इसलिए नहीं आया। ये तो मालूम है कि पिछले 50 साल से कांग्रेस इमरजेंसी का जिक्र आने पर तिलमिला जाती है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोगों को संतुष्ट करने का कोई तरीका उसके पास नहीं है। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। उन तथ्यों से कैसे इनकार कर सकते हैं कि हजारों नेताओं को विपक्ष के बिना किसी मुकदमे, किसी एफआईआर के जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जजेस को जो इसके पक्ष में नहीं थे उनको सुपरसीड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। जो आपके पक्ष के जज थे उनको जो है आउट ऑफ टर्न जाकर जो है कई लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। संविधान बदल दिया गया। कहीं आपने सुना है खेल का नियम खेल खत्म होने के बाद बदला जाए और लागू किया जाए? ये 1975 में हुआ। इंदिरा गांधी का चुनाव रायबरेली से रद्द हो गया, उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इन 4 के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी अदालत में। यानी ये बेईमानी से जीते, गलत तरीके से जीते, भ्रष्ट तरीके से जीते, लेकिन इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को बचाना था, उनकी सीट को बचाना था, यानी उनकी सत्ता को बचाना था। तो अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे 1947 से आज तक का, तो कांग्रेस पार्टी ने जितने बड़े कदम उठाए हैं वो सब अपनी सत्ता को बचाने के लिए उठाए हैं। सत्ता को बचाने और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए हर कदम, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे सांस्कृतिक मामला हो, चाहे सभ्यता का मामला हो, चाहे धर्म का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस का स्टैंड जो भी रहा है उसका लक्ष्य जो है अपना वोट और अपनी सत्ता को कंसोलिडेट करने का रहा है। तो 1975 भी यही था। इंदिरा गांधी की सत्ता बनी रहे, वो प्रधानमंत्री बनी रहे, इसके लिए। तो सत्ता के लिए आप संविधान को कुचल सकते हैं, आपने कुचला। ये बात जो भूल गए हैं और जिनको नहीं पता है उनको बताने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि कैसे जो ये इसका असर पड़ेगा बीजेपी को कैसे पता चला,
और ये कदम उठाने की उसको ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप देखिए, जिस समय इसका जिक्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, कांग्रेस के लोग शोर मचाते हुए खड़े हो गए। वो दृश्य आपको YouTube पर वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगल बगल बैठे हुए थे। राहुल गांधी उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, बैठ रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था अपनी पार्टी के लोगों के साथ खड़े हों या ना हों। और अखिलेश यादव चुपचाप बैठे हुए थे। अखिलेश यादव की पार्टी, उनके पिता मुलायम सिंह यादव और तमाम उनके साथी इमरजेंसी में जेल जा चुके हैं, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष कर चुके हैं, इमरजेंसी के बाद जो उसके विरोध में जनता पार्टी बनी उसके घटक रह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए इमरजेंसी का समर्थन करना कैसे संभव हो सकता है? और अगर समर्थन करेंगे तो फिर जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे। तो उसके कारण उनको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से होगा तो कांग्रेस पार्टी से होगा कि भाई आप में और कांग्रेस पार्टी में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। इसी तरह से आरजेडी को बिहार में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। इसी तरह से डीएमके को देख लीजिए, करुणानिधि जेल गए थे। इसी तरह से शिवसेना को देख लीजिए, हालांकि बाला साहब ठाकरे जेल नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारे नेता शिवसेना के जेल गए थे। तो विपक्ष में आपने उस दिन देखा होगा कि बहुत सी लेफ्ट पार्टी, खासतौर से सीपीएम के लोग जेल गए थे, सीपीआई के नहीं, सीपीआई तो साथ दे रही थी इमरजेंसी का। तो विपक्ष में इस मुद्दे पर सीधी दरार है, दो फाड़ है विपक्ष। और विपक्ष की ये जो दरार है, ये जो फॉल्ट लाइन है, बीजेपी इसको और चौड़ा करना चाहती है। ऐसे मुद्दे लाओ, ऐसे मुद्दों पर हमलावर रुख अपनाओ जिन पर विपक्ष कांग्रेस का साथ देने में हिचकिचाए या साथ न दे। तो जो काम नतीजा आने के बाद से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने शुरू किया था कि एनडीए में कैसे दरार पैदा की जाए, उसी के लिए जो है ऑफर दिया गया था टीडीपी और जेडीयू दोनों को कि आप लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए, हम समर्थन करेंगे, यानी बीजेपी से अलग हो जाइए। और ये अफवाहें चलाई गई, चर्चा चलाई गई कि दोनों नेता संपर्क में हैं कांग्रेस के और वो साथ आ सकते हैं। वो सब झूठी बातें थी। उनको लगा कि जिस तरह से चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान के झूठ को हमने चला लिया, वैसे ही इस झूठ को भी चला लेंगे और उसका असर हो जाएगा और ये सरकार राजनीतिक रूप से अस्थिर हो जाएगी, या कम से कम मैसेज चला जाएगा लोगों में कि ये सरकार जो अस्थिर है और कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस के नेता बयान देने लगे कि 5 साल नहीं चलेगी, कोई तारीख बताने लगा कि इस तारीख को गिर जाएगी, इस महीने में गिर जाएगी, इस साल में गिर जाएगी, इस तरह की बातें होने लगी। तो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो ये बीजेपी का जो है ऑफेंस वाला डिफेंस है कि अब संविधान के मुद्दे पर हमको नहीं घेर पाओगे, हम तुमको घेरेंगे। अब जब भी इमरजेंसी की बात होगी, विपक्षी गठबंधन में जो दरार है वो साफ नजर आएगी। और बीजेपी अगर इस मुद्दे को नीचे तक ले जा सकी तो गठबंधन में शामिल ऐसे दलों की बेचैनी बढ़ जाएगी जो इमरजेंसी के समर्थक नहीं हैं। अब बीजेपी की सारी कोशिश है कि कांग्रेस को संविधान विरोधी, संविधान को कुचलने वाला, जनतंत्र को कुचलने वाला, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने वाली पार्टी के रूप में पेश किया जाए लोगों के सामने। और ये अभियान जितना तेज़ होगा, जितनी तेज़ी से नीचे ले जाया जाएगा, कांग्रेस की समस्या उतनी बढ़ती जाएगी और उससे ज़्यादा समस्या बढ़ेगी उसके गठबंधन के साथी दलों की जो अभी कांग्रेस के साथ है। फिर उनको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ रहने में फ़ायदा है भी कि नहीं। और फ़ायदा तो छोड़िए, एक समय ऐसा भी आ सकता है अगर भाजपा अपने इस अभियान में सफल होती है कि उनको सोचना पड़ेगा कि हमको तो कांग्रेस के साथ रहने में नुकसान ज़्यादा है। उसके बाद वो क्या कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ रह पाएंगे? तो मेरी नज़र में सवाल इस बात का नहीं है
कि ये सरकार यानी एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी या नहीं। सवाल इस बात का है ये जो इंडी गठबंधन बना है वो 5 साल चलेगा या नहीं, या इसका यही स्वरूप बना रह पाएगा या नहीं। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। शनिवार को ममता बनर्जी के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा होगा अगर वो वीडियो, तो उसमें बताया है कि ममता बनर्जी क्या करने जा रही हैं। दरअसल वो वही करने जा रही हैं जो बीजेपी करना चाहती है, कर नहीं पा रही है। लेकिन ममता बनर्जी में क्षमता है ये करने की, ताकत है, क्योंकि घर के अंदर है, बीजेपी घर के बाहर है। तो तुरंत उसको बाहर वाला मान लिया जाएगा और बाहर वाला आक्रमण करता है तो घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर से आक्रमण होता है तब एकता मुश्किल हो जाती है। इसलिए इंडी गठबंधन का भविष्य मुझे बहुत जो है संकट में नजर आता है। अब उस संकट का प्रकटीकरण किस रूप में और कब होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हुए बिना नहीं रहेगा ऐसा नजर आ रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।